दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में आपने उम्मीद से पहले ही टारगेट पूरा किया, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और आपको अगली कहानी सस्पेंस वाली चाहिए या फिर नॉस्टैल्जिया वाली, कमेंट में जरूर बताना। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए, वरना आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्लीज कहानी को पूरा सुनना क्योंकि इसमें आखिर तक ही सस्पेंस है। तो चलिए कहानी को कंटिन्यू करते हैं। विक्टर वहां बेंजे और हैबरस्टैड को देखकर चिल्लाता है कि ये लोग तो पार्कम आइलैंड पर उसके साथ थे, लेकिन रोथ बोलता है कि पार्कम जैसी कोई जगह है ही नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन है। और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है। अब इसके बाद रोथ को हेड डॉक्टर अपने पास बुलाते हैं और उसे उसके गैर जिम्मेदार बर्ताव और पेशेंट्स को इलीगल नशे वाली पिल्स से ठीक करने के चलते रिजाइन करने को बोलते हैं। बदले में वो उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक सैलरी देते रहेंगे। लेकिन रोथ उनके ऑफर को ठुकरा देता है और बोलता है कि मैं वैसे ही आपकी नौकरी छोड़ दूंगा। जैसे ही वो अपना डेस्क खाली कर रहा होता है तो इनेस उसके पास आती है और उसे हक कर लेती है और बोलती है कि आप बेशक एक अजीब आदमी हो पर दिल के अच्छे हो। इसके बाद वो जाते जाते विक्टर से आखिरी बार मिलता है और उसके सामने सारा राज खोल देता है। वो बोलता है कि 2 साल पहले उसकी बेटी के लापता होने के बाद जब उसकी बेटी 2 हफ्तों तक मिसिंग थी तो आपसी तनाव के चलते उसकी वाइफ इसाबेल भी उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, जिस कारण एक दिन विक्टर ने अकेलेपन के चलते काफी शराब पीकर ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर खुद की जान लेने की कोशिश की। लेकिन समय रहते रोथ उसके घर पर किसी काम से आ गया और तुरंत विक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन विक्टर तब तक कोमा में जा चुका था। उसने उसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार एक नई दवा बनाना शुरू किया और लगातार चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके कोमा की नई दवा बनाई और उसे कोमा से बाहर निकाला। और यह बस एक रिटर्न गिफ्ट था। जिस तरह सालों पहले विक्टर ने डॉक्टर कमेटी के सामने उसका करियर बचाया था, ठीक उसी तरह उसने उसकी जान बचाई। और रोथ को पिछले साइकियाट्रिक वार्ड के हेड के कुछ राज पता थे, इसलिए उसने उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे रिजाइन करवाया और खुद हेड बनने की सिफारिश लगाई ताकि वो बिना रोक टोक विक्टर का इलाज कर पाए। और विक्टर से बोलता है कि जब तुम इतने समय से कोमा में थे तो तुम्हारे दिमाग ने खुद की एक दुनिया बना ली और पार्कम आइलैंड नाम की कोई जगह है ही नहीं, ये बस उसकी इमेजिनेशन है। विक्टर हर एक याद के साथ एक इमेजिनेशन बनाता चला गया, जैसे कि कहानी के शुरुआती सीन में चाइल्ड डॉक्टर के कैबिन में वो पेंटिंग देखना जिसे देखकर उसके दिमाग ने पार्कम आइलैंड जैसी हूबहू एक जगह बना दी। और उसके कंपाउंडर्स को आइलैंड के रहने वाले लोग भी उसके दिमाग की उपज थी। और जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट है उसका नाम पार्क हॉस्पिटल है, जिसके कारण उसके दिमाग ने पार्कम नाम के आइलैंड की रचना कर दी। साथ ही वो बोलता है कि उसकी बेटी मिला अक्सर ये बोलती थी कि जोसी अपने घर में सेफ नहीं है। मिला ने कभी पूरी बात नहीं बताई, लेकिन जोसी को आखिर अपने घर में क्या खतरा था और ये एना स्पेगल कौन थी? विक्टर बोलता है कि इन सवालों का जवाब ढूंढने उसे वापस पार्कम में जाना होगा, मतलब वापस कोमा में। लेकिन रोथ मना करते हुए बोलता है कि इससे उसकी जान भी जा सकती है और वहां से चला जाता है। अगले दिन बेंजे उसके घाव साफ कर रही थी। ये घाव इसलिए थे क्योंकि विक्टर काफी सालों से बेड पर लेटा हुआ था। यही घाव हमने उसके इमेजिनेशन में देखे थे। वो बेंजे से फोन मांगता है और सबसे पहले अपने वकील को कॉल मिलाता है और उससे अपनी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट लाने को बोलता है। यहाँ रोथ की बेटी मिला भी उसके पास आती है और पूछती है कि क्या पिछले 2 साल से वो विक्टर को ठीक कर रहे थे। जवाब सुनकर वो अब उस पर गुस्सा नहीं होती और बोलती है कि मैंने आपको गलत समझा और उससे माफी मांगती है। यहाँ विक्टर का वकील भी वहां आता है और सीनियर डॉक्टर से बोलता है कि पहले तो आप विक्टर को उसका फोन वापस कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वो 2 सालों तक विक्टर का गलत इलाज किए जाने वाली बात न्यूज रिपोर्टर्स को बता देंगे। और साथ ही वो डॉक्टर रोथ से उसका इलाज करने की मांग रखता है। अस्पताल की बदनामी के डर से सीनियर डॉक्टर उसकी बात मान जाता है। अब उसका वकील उसे उसकी 2 साल पहले की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट देता है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि विक्टर ने कौन कौन सी गोलियां खाकर मरने की कोशिश की थी। विक्टर दोबारा से वही गोलियां वही मात्रा में खाकर कोमा में बाकी के जवाब ढूंढने जाने वाला था। उसका वकील उसे ये करने से मना करता है, लेकिन विक्टर अपना मन बना चुका था। उसका वकील, जो उसके बचपन का दोस्त भी था, वो रोते हुए वहां से चला जाता है। यहाँ पार्क में रोथ अपनी बेटी से बात कर रहा था और बातों ही बातों में वो जोसी की सभी अच्छी बातें बताती है कि जोसी को घर के बाहर रहना हमेशा सुकून देता था और साथ ही वो हमेशा से एक डॉग रखना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसे डॉग रखने से मना करते थे। उस डॉग का नाम वो सिंदबाद रखना चाहती थी। रोथ ये सुन समझ जाता है कि विक्टर के लिए पार्कम में बाकी लोग ही नहीं बल्कि सिंदबाद नाम का डॉग भी इमेजिनरी था। साथ ही मिला ये भी बताती है कि जब वो और जोसी चोरी छुप के बाहर घूमने गए थे तो वो बिल्कुल ठीक थी और जब भी वो उसके साथ बाहर होती थी तो कभी उसके नाक से खून नहीं आता था। ये बात सुन रोथ हैरान हो जाता है और मिला को बोलता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
इसके बाद वो बिना देरी किए जोशी के डॉक्टर को फोन मिलाकर उनसे मिलने की बात जाहिर करता है। यहाँ विक्टर भी सारी गोलियां खाकर फिर से पार्कुम वाली फेरी पर आ जाता है। मतलब वो फिर से कोमा में जा चुका था। फेरी का कप्तान और यहाँ तक कि बेंजे भी पिछली बार की तरह सेम डायलॉग बोलते हैं। वो बिना देरी किए अपने डॉग के साथ अपने घर में दाखिल होकर सीधा बेसमेंट में जाता है, लेकिन इस बार वहां कोई रूम नहीं था, बल्कि एक दीवार थी। इसलिए वो वापस ऊपर आकर ऐना का फिर से वहां आने का इंतजार करने लगता है। यहाँ रोथ भी उसी पेंटिंग को देखता है जिसे देखकर विक्टर ने पार्कुम आइलैंड की इमेजिनरी दुनिया बनाई थी। वो जोशी के डॉक्टर से पूछता है कि आखिर जोशी को क्या प्रॉब्लम थी और उसके नाक से बार बार खून क्यों आता था, जिस पर उसका डॉक्टर बताता है कि जोशी के काफी सारे टेस्ट हुए थे, लेकिन बीमारी कभी पकड़ में नहीं आई। रोथ पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जोशी को जानबूझकर कोई जहर दे रहा हो, जिस पर वो डॉक्टर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर काफी समय से थोड़ी थोड़ी मात्रा में किसी को खून पतला करने वाली दवाई दी जाए। लेकिन सवाल यह था कि आखिर ऐसा कौन कर सकता था। वो बिना देरी किए विक्टर के वकील से मिलता है और उसे जोशी को जहर दिए जाने वाली बात बताता है, लेकिन वो उसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, जिस पर रोथ बोलता है कि आज नहीं तो कल सच बाहर आ ही जाएगा, और वहां से चला जाता है। यहाँ विक्टर भी ऐना का इंतजार करता है और ठीक पिछली बार की तरह वो उसके दरवाजे पर आती है और वो बिना देरी किए उसे बेसमेंट में ले जाता है और पर्दा हटाता है। लेकिन इस बार वहां उसके बचपन का कमरा नहीं था, वहां कोई अजीब तरह का कमरा था। ऐना उसके सामने बैठ जाती है और बोलती है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है। विक्टर पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ पर है और तुम कौन हो, जिस पर वो उसे उसकी बचपन की यादों में ले जाती है, जहां हम विक्टर के बचपन को देखते हैं जब उसकी माँ थिएटर में प्ले किया करती थी और उसी थिएटर में उसका पार्टनर ही उसका बॉयफ्रेंड था, जो कि विक्टर का नाजायज डैड भी था। लेकिन उसकी माँ अक्सर दुखी रहती थी और प्यार में धोखा खाने की वजह से उसकी माँ खुद की जान ले लेती है। और कुछ दिनों बाद विक्टर की मॉम का बॉयफ्रेंड उसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने आता है, जहां वो पहली बार एना स्पेगल को देखता है। इसका मतलब ये था कि एना स्पेगल ही वो लड़की थी जिसके लिए उसके डैड ने उसकी मॉम को धोखा दिया और उसकी मॉम ने परेशान होकर खुद की जान ले ली थी। ये सब याद कर वो एना से बोलता है कि तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी और तुमने मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया। इसके बाद एना उसे अपनी तीसरी कहानी सुनाती है जो उसने पिछली बार सुनाई थी, जिसमें एक लड़की अंधेरी गली में खड़ी थी और बोलती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे घर में शैतान रहता है, और विक्टर की तरफ देखकर बोलती है कि वो शैतान तुम थे जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी गई। ये सुनते ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है और उसे पुराना किस्सा याद आता है जब एक शाम डॉक्टर रोथ उसके घर आकर बताता है कि उसकी बेटी मिला और जोशी चुपके से बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे और वो अपने ऊपर कोई ब्लेम नहीं चाहता, इसलिए सोचा कि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं। लेकिन फिर भी विक्टर बोलता है कि उसकी बेटी ने ही जोशी को बिगाड़ा है और उसे काफी बुरा भला सुनाता है। बिना देरी किए वो जोशी के रूम में जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। लेकिन जोशी बड़े ही सफाई से झूठ बोलते हुए कहती है कि मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन वो अपने और मिला के बाहर घूमने के प्लान के बारे में नहीं बताती। ये सुन विक्टर हताश होता है और सोचता है कि अब उसकी बेटी उससे दूर होने लगी है। अब जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तो जोशी फिर से उसे बोलती है कि आप फिर से मेरे रूम में डोर नॉक किए बिना आ गए। ये सुन विक्टर को काफी अजीब लगता है। अब जैसे ही वो अपने रूम में जाता है तो अपनी वाइफ के हाथ में गन देखता है और काफी डर जाता है। मन ही मन वो अपनी वाइफ को एक कातिल समझने लग जाता है जो उसकी बेटी को उससे दूर करना चाहती थी। वो सोचता है कि दुनिया पहले ही उससे उसकी मॉम को छीन चुकी है और अब वो जोशी को कुछ नहीं होने देगा। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वो देखता है कि इसाबेल जोशी के जूस में कुछ मिला रही थी। अब जैसे ही जोशी जूस पीने लगती है तो वो जूस छीन लेता है। इसाबेल पूछती है कि तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, लेकिन वो बात टाल देता है और जोशी से बोलता है कि तुम मिला के साथ बाहर घूमने जाने वाली हो और ये बात कब तक हमसे छुपाओगी। दोनों उसे खूब डांटते हैं, लेकिन विक्टर बस एक्टिंग कर रहा था ताकि जोशी वो जूस ना पी ले। उसकी मॉम काम के सिलसिले में बाहर जाती है तो इतने में ही विक्टर पैकिंग शुरू कर देता है और अपने वकील को कॉल करता है और बताता है कि मेरा शक सही था, इसाबेल पैसों के लालच में मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहती है। उसका वकील बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, लेकिन विक्टर कॉल काट देता है और जोशी को लेकर घर से भागने का सोचता है। लेकिन इतने में ही इसाबेल भी वापस आ जाती है और वो गाड़ी में से अपनी गन उठाती है। ये देख विक्टर डर जाता है और जोशी को पीछे वाले रास्ते से लेकर गार्डन की तरफ ले जाता है। उसे डर था कि इसाबेल आज उन दोनों की जान ले लेगी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ पानी में उतर जाता है और उसे सांस रोकने का बोलते हुए पानी में डुबा देता है ताकि इसाबेल उन्हें देख ना ले। लेकिन इसाबेल के वहां से जाते ही जब वो अपनी बेटी को बाहर निकालता है तो देखता है कि जोशी बेहोश हो चुकी थी।
वो उसे CPR देता है। जोशी को होश ना आते देख वो रो पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद जोशी के होश आते ही वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। इतने में ही एना स्पेगल उसे रोक देती है और बोलती है कि ये तो तुम्हारी झूठी कहानी है, और उसे अब असली कहानी दिखाती है, जिसमें वो देखता है कि उस रात इसाबेल के हाथ में गन नहीं बल्कि मोबाइल था, और अगली सुबह भी उसने गाड़ी में से गन नहीं बल्कि मोबाइल निकाला था, और इसाबेल जूस में जहर नहीं बल्कि हेल्थ टॉनिक मिला रही थी। और उस दिन झील में डूबने के बाद जोशी कभी उठी ही नहीं, बल्कि वो जोशी की इमेजिनेशन बनाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया था, और पूरे रास्ते अकेले ही बात करते हुए डॉक्टर के पास जाता है। और वहां घंटों इंतजार के बाद जोशी को पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से खुद बीमार था, जो अपनी माँ के मरने के बाद जोशी को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। सच का पता चलते ही एना बोलती है कि अब हमारी थेरेपी खत्म होती है और मेरा काम खत्म। अब जो करना है तुम्हें अकेले करना है। अब सवाल यह था कि आखिर विक्टर के दिमाग ने एना को ही क्यों चुना अपनी पुरानी यादों का सामना करने के लिए। इस बात का जवाब भी हमें कहानी के आखिर में मिलेगा। यहाँ विक्टर को फिर से कोमा में देख सभी डॉक्टर्स की टीम उसे फिर से काफी मशक्कत के बाद फिर से होश में ले आती है। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी में क्लाइमेक्स आना बाकी है। यहाँ उस सुबह रॉथ की सेक्रेटरी इनेस भी ऑफिस से रिजाइन कर देती है। यहाँ विक्टर का वकील भी रॉथ को बुलाता है और उसे बताता है कि विक्टर फिर से कोमा में गया था, और अब वो अपना जुर्म कबूल करना चाहता है कि उसी ने जोशी को मारा। वो रॉथ से कहता है कि विक्टर से बात करो और उसे समझाओ कि ऐसा कुछ न करे। लेकिन रॉथ को शक होता है और वो बोलता है कि जो मरीज हिल भी नहीं सकता उसके पास स्लीपिंग पिल्स कैसे आए। वो उसे फंसाने का डर दिखाता है और चालाकी से उससे इसाबेल के घर का एड्रेस ले लेता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल वापस आता है और विक्टर पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। रोथ बोलता है कि तुमने सिर्फ जोशी के साथ ही नहीं बल्कि इसाबेल के साथ भी गलत किया है। अगर तुम्हें अपना जुर्म कबूल ही करना है तो पहले इसाबेल से माफी मांगो। और अगली सुबह होते ही घंटों की ड्राइव के बाद उसे इसाबेल के घर ले आता है। वो इसाबेल से एक निराशा के साथ मिलता है और आंखों में आंसू लिए उससे माफी मांगता है। इतने में ही रोथ बीच में बोलता है कि जोशी कभी मिली ही नहीं तो आखिर उसकी बॉडी कहां पर है। ये सुन इसाबेल के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। इतने में ही एक डॉग भौंकते हुए विक्टर के साइड से गुजरते हुए जाता है, जिसका नाम सिंदबाद था। और इतने में ही जोशी भी बाहर सबके सामने आ जाती है। ये देख रोथ और विक्टर के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अब जो सच हम सुनना चाहते थे वो सच सामने आता है, जिसमें इसाबेल बताती है कि जोशी को खुद से दूर होने के डर से वो विक्टर ही था जो उसे रोजाना जहर दिया करता था, ताकि जोशी हमेशा बीमार रहे और उसके साथ ही रहे। और हैरानी की बात यह थी कि विक्टर को यह सब याद भी नहीं रहता था, क्योंकि बचपन में उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसका दिमाग आज तक एक गहरे सदमे में था। और यहाँ एना स्पेगल की तीसरी कहानी सामने आती है, जिसमें एक लड़की मदद की गुहार लगा रही थी और कह रही थी मुझे मेरे परिवार से बचा लो। वो इनडायरेक्टली जोशी की ही बात कर रही थी। विक्टर बोलता है कि उसने जिनसे भी प्यार किया वो उससे दूर होता चला गया, शायद इसलिए वो अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं होने देना चाहता था। इसाबेल बताती है कि उस दिन जब उसने विक्टर को इमेजिनरी जोशी के साथ बातें करते देखा तो वो झील किनारे भागी, और काफी ट्राई करने के बाद वो जोशी को होश में लेकर आई थी और फैसला किया कि वो अब किसी भी हालत में जोशी को विक्टर से दूर ले जाएगी। वो उनके वकील को वहां बुलाती है और एक झूठा नाटक रच देती है, जिसमें जोशी को दुनिया के लिए लापता बता दिया जाता है ताकि विक्टर कभी उसके नजदीक ना आए। वो बोलती है कि अब जोशी अपनी जिंदगी में खुश है। ये सुन विक्टर रोथ के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस कहानी की एंडिंग भी इंसेप्शन मूवी की तरह हमारी सोच पर छोड़ दी गई है। इसके बाद रोथ भी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और एक इंडिपेंडेंट क्लिनिक खोलता है ताकि अब वो अपनी बेटी को पूरा टाइम दे पाए। और विक्टर फिर से अपने पुराने घर में जाता है और उसका शरीर अब पूरी तरह से उसका साथ छोड़ रहा था और वो फिर से कोमा में चला गया था। एक आखिरी बार मिला के साथ बिना रोक टोक घूमने जाने से पहले जोशी अपने डैड से मिलने आती है और उसके सामने बैठ जाती है। और यहाँ पार्कुम आइलैंड में विक्टर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है जो कि जोशी थी। लेकिन जोशी वहां कैसे पहुंच गई? क्या जोशी भी कोमा में चली गई थी? मेरे अकॉर्डिंग जोशी जिंदा थी। ये सिर्फ विक्टर की सोच थी, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नई जोशी के जिंदा रहने की याद जन्म ले चुकी थी। इसलिए अब एना स्पेगल को भूलकर वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में जोशी को भी वहां मौजूद पाता है। और बात करें एना स्पेगल की, तो वो बस विक्टर के दिमाग की एक बुरी याद थी जो कि बचपन से विक्टर के सबकॉन्शियस माइंड की उपज थी, क्योंकि एना स्पेगल ही वो लड़की थी जिसकी वजह से उसका पूरा बचपन खराब हो गया और वो मानसिक रूप से एक गहरे ट्रॉमा में रहने लगा।
इसलिए कोमा में जाने के बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड ने सबसे पहले उसे उसकी बुरी मेमोरी से मिलवाया। और असल में शटर आइलैंड मूवी की तरह ही विक्टर एना की थेरेपी नहीं, बल्कि विक्टर का सबकॉन्शियस माइंड एना स्पेगल के रूप में विक्टर की थेरेपी कर रहा था। इसलिए सच सामने आते ही एना गायब हो जाती है और विक्टर खुद से ही रूबरू होता है। और अब बात करते हैं एना स्पेगल की कहानियों की। पहली स्टोरी में वो अपने इमेजिनरी डॉग की कहानी बताती है। असल में वो टैरी नाम का डॉग एना का नहीं, बल्कि विक्टर के बचपन का इमेजिनरी डॉग था। और वो टैरी नाम का डॉग टॉय भी एना का नहीं, बल्कि विक्टर के बचपन का टॉय था। एना ये कहानी उसे इसलिए बताती है क्योंकि वो धीरे धीरे विक्टर को उसके अतीत में ले जाना चाहती थी। दूसरी स्टोरी जिसमें उसने एक लड़की के मरने की कहानी बताई, असल में वो इनडायरेक्टली विक्टर की माँ की बात कर रही थी, जिसने विक्टर के बचपन में ही प्यार में धोखा खाकर अपनी जान ले ली थी। और तीसरी कहानी जिसमें उसने एक लड़की को देखा जो कह रही थी कि मुझे घर जाने से डर लगता है क्योंकि मेरे घर में एक शैतान है। वो उसकी बेटी जोसी की बात कर रही थी और वो शैतान विक्टर ही था जो धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। और आखिर में बात करें एना की कही गई उन लाइनों की जिसमें वो विक्टर से कहती है कि मुझे बचा लो, तुमने मुझे मौत से बचाया था, अब इस जिंदगी से भी बचा लो। ये वही लाइनें उस पोस्टर पर भी थी जिसे देख विक्टर पैनिक हो जाता है, क्योंकि ये उसकी माँ का आखिरी थिएटर प्ले था जिसके बाद उसकी माँ ने खुद की जान ले ली थी। दोस्तों, इसी के साथ विक्टर की थेरेपी भी खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।